Very good morning to all of you. Yes, this is Nikita here from LearnX Nursing. As you all know, we already had started our PYQ series. So today we will discuss about NORCET PYQ series number 50. Okay, so start करते हैं class. Okay, question number 1. Okay, give me 1 minute. Okay, what says in the question number 1? An example of acute organic mental disorder. ओके आपसे पूछा गया है कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल क्या होता है, वो भी कौन सा वाला, एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर. इट इज डिमेंशिया, डिलीरियम, डिल्यूजन और डिसोसिएशन. व्हाट विल बी द आंसर? सी, मेंटल डिसऑर्डर्स एक होता है ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक किससे रिलेटेड होता है? हमारे बॉडी से रिलेटेड. ठीक है. एंड एक होता है नॉन ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक वी कैन से. ठीक है, ये किससे रिलेटेड होता है? हमारे माइंड से. ओके, सो आपसे पूछा है एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का एग्जांपल. देखो देखते हैं. डिसोसिएशन, ये किसका एग्जांपल आता है? नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर. इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू आवर माइंड, आवर थॉट्स. ओके. डिल्यूजनल, अगेन इट इज नॉन ऑर्गेनिक. ठीक है. अब डिमेंशिया एंड डिलीरियम जो है, दिस बोथ आर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर. ठीक है. बट आपसे क्या पूछा गया है? एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर. ठीक है. जो एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है दैट इज डेलीरियम. ठीक है. डेलीरियम इज एन एग्जांपल ऑफ एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, जबकि डिमेंशिया जो है एग्जांपल ऑफ क्रॉनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर. ठीक है. एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया कैसा होता है, या फिर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया कौन सा बोल सकते हैं हम? दैट इज एल्जाइमर्स डिजीज. तो आपसे पूछा कि एल्जाइमर्स डिजीज ऑर्गेनिक आता है कि नॉन ऑर्गेनिक? इट इज ऑलवेज एन ऑर्गेनिक, दैट इज क्रॉनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर. ओके, सो एग्जांपल ऑफ एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इज डेलीरियम. क्रॉनिक पूछा होता तो डिमेंशिया, नॉन ऑर्गेनिक पूछा होता तो डिल्यूजन एंड डिसोसिएशन. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज ग्लूकोमा? यस, क्या होता है ग्लूकोमा? इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर, increase in intracardiac pressure, increase in intraocular pressure, or none of the above. See, we all knows that glaucoma जो है वो eye का condition. ठीक है. affects eye in the form of increase in intraocular pressure. ठीक है. इंट्राकार्डियक प्रेशर अगर बढ़ेगा तो हार्ट की कंडीशन होगी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो ब्रेन अफेक्ट होगा, एंड नन ऑफ द अबव तो है. ठीक है. देन राइट डाउन अबाउट द ग्लूकोमा. नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल आईओपी कितना होता है? 10 to 21 mm of Hg. ठीक है. तो फिर हम ग्लूकोमा कब कहेंगे? व्हेन IOP is more than 21 mm of Hg, then we can say that it is glaucoma. ठीक है. कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा होता है. एक होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा और एक होता है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा. ठीक है. ग्लूकोमा से बहुत बार इसके पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो वी शुड नो. ठीक है, क्या होता है. नाउ ओपन एंगल ग्लूकोमा के बारे में बात करेंगे. ओपन एंगल ग्लूकोमा. व्हाट हैपेंस इन ओपन एंगल ग्लूकोमा? यहाँ पे जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो कितना बढ़ जाएगा? 24 to 32 mm of Hg. मतलब हाई तो मिलेगा लेकिन मोस्ट कॉमनली इस रेंज में मिलेगा.
ठीक है, लाइट में कैसा रहेगा हमको देखो, हेलो, अराउंड द लाइट, ठीक है, टनल काइंड ऑफ विजन हमको यहाँ पे दिखता है, ठीक है, टनल विजन दिखेगा। एंड ग्रेजुअल लॉस ऑफ पेरीफेरल विजन, ग्रेजुअल लॉस ऑफ पेरीफेरल विजन होता है इन ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है, यस, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हियर, इट इज टीमोलॉल, ठीक है, टीमोलॉल हम देते हैं फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा जो कि इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करता है। ओके, देन व्हाट अबाउट क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर जो हमको मिलेगा दैट इज 50 टू 70 mm ऑफ Hg, बहुत ज्यादा इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सडनली ब्लड विजन, suddenly we will get blood vision in the closed angle glaucoma, ठीक है, and severe frontal headache, ठीक है, severe frontal headache also we will get, ठीक है। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा, we have to do immediate surgery, immediate surgery we need to do. Okay, so what is glaucoma, glaucoma is always increase in intraocular pressure, normal कितना होता है intraocular pressure, it is 10 to 21 mm of Hg। जो ग्लूकोमा है कब बोलेंगे, जब इंट्राओकुलर प्रेशर मोर देन 21 mm ऑफ Hg हो जाएगा। दो टाइप के ग्लूकोमा होते हैं, एक होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक होता है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है उसमें इंट्राओकुलर प्रेशर कितना होगा, 24 टू 32 mm ऑफ Hg, ठीक है। हैलो अराउंड द लाइट रहेगा, टनल विजन रहेगा, ग्रेजुअल लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन रहेगा। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है यहाँ पे, टिमोल। देन क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में क्या होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो 50 टू 70 mm ऑफ Hg हो जाएगा। सडनली देयर विल बी ब्लड विजन एंड सीवियर फ्रंटल हेडेक। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी, इमीडिएट सर्जरी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, A patient's Foley's catheter removed before 24 hours. Okay, एक पेशेंट को Foley's catheter था जो हमने रिमूव किया 24 आवर्स पहले, ठीक है। नाउ हीज और हर यूरिन आउटपुट इज लेस देन फ्रॉम एक्सपेक्टेड वॉल्यूम। एक्सपेक्टेड वॉल्यूम हमेशा कितनी होती है, 30 ml पर आवर, ठीक है। तो 30 ml पर आवर से उसका यूरिन आउटपुट कम आ रहा है। What will do the nurse first? एक पेशेंट को फॉलिस कैथेटर था, आपने 24 घंटे पहले पेशेंट का फॉलिस निकाल दिया और आपने अब 24 घंटे बाद में देखा कि जो यूरिन आउटपुट है वो आपके एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से कम है। हमारा एक्सपेक्टेड वॉल्यूम कितना होता है, 30 ml पर आवर, क्योंकि नॉर्मल आउटपुट पर आवरली कितना होता है, 30 ml, ठीक है। सो नर्स ऐसे कंडीशन में सबसे पहले क्या करेगी, शी विल चेक ब्लैडर फॉर डिस्टेंशन, वो देखेगी कि कहीं डिस्टेंडेड ब्लैडर तो नहीं है, ठीक है। शी विल इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, she will ambulate the patient or she will administer the injection Lasix 10 mg. Yes, what she will do? Yes, she will check the bladder for distension. क्यों हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी पे ब्लैडर को चेक करेंगे, हम डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम पेशेंट को एम्बुलेट भी करा सकते हैं, लैसिक्स भी दे सकते हैं। भी नो, लैसिक्स हम नहीं दे सकते क्योंकि जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा हम लैसिक्स नहीं देते, ठीक है। पेशेंट को एम्बुलेट करने से यूरिन आउटपुट आएगा नहीं, ठीक है, दैट कैन हेल्प इन टू द कॉन्स्टिपेशन। देन डॉक्टर को इन्फॉर्म फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं करेंगे, पहले एज अ नर्सिंग ऑफिसर हम ये चेक करेंगे कि क्या उसको ब्लैडर फील हो रहा है, आपको दिख रहा है क्या कि पेशेंट को डिस्टेंडेड ब्लैडर है। वाई, क्योंकि इट इज एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन सम केसेस ड्यू टू न्यूरोनल इनएक्टिविटी ऑफ द ब्लैडर मसल्स, ठीक है। न्यूरोनल, बहुत दिनों से फॉलिस कैथेटर होता है पेशेंट को, तो जो ब्लैडर मसल्स हैं उनकी न्यूरोनल एक्टिविटी को आने में समय लगता है, जिसके वजह से ब्लैडर तो डिस्टेंड हो जाएगा लेकिन यूरिन पास नहीं होता है। Okay, so we have to check for the bladder distension. Clear? Okay. Then next question. Which sign seen in the pancreatitis? What is pancreatitis? Infection and inflammation of the pancreas. ठीक है, तो कौन सी साइन है जो हमको पैनक्रियाटाइटिस में दिखती है, कुलेन साइन, कर्निंग साइन, मर्फी साइन या फिर सोवास साइन। ओके, सोवास साइन क्या होती है, इट ऑलवेज सीन इन द एपेंडिसाइटिस, ये एपेंडिसाइटिस को कंफर्म करती है, ठीक है। मर्फी साइन कहाँ देखने के लिए मिलती है, यस, मर्फी साइन कोलेसिस्टाइटिस में दिखती है जब गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन होता है। देन कर्निंग साइन हमको किस में दिखता है, मेनिंजाइटिस में।
और ये जो कुलेन साइन है ये किस में दिखता है, हमारे पैनक्रियाटाइटिस में। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुलेन साइन। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन की पैनक्रियाटाइटिस की कार्डिनल साइंस क्या होते हैं। कार्डिनल साइन ऑफ pancreatitis. Number one, grossly increased of serum amylase and lipase level. Increased serum amylase and serum lipase level. ठीक है, सेकेंड हमको क्या मिलता है, कुलेन साइन। क्या होता है इस कुलेन साइन में, what happen in the Cullen sign, bluish discoloration around the umbilicus, bluish discoloration around the umbilicus। ठीक है, ये होता है कुलेन साइन में। ओके, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पैनक्रियाटाइटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी। आपसे पूछा गया कि एक पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, ठीक है, जीआई सिस्टम रिलेटेड, तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिखेगा। एब्डोमिनल सर्जरी होने के बाद ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको मिलेगा। न्यूमोनिया हो जाएगा पेशेंट को, एटेलेक्टासिस हो जाएगा, दैट इज कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स हो जाएगा, एम्फाइजिमा हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ द एल्वियोलर सैक, या फिर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, सी जब भी एब्डोमिनल सर्जरी होती है, ठीक है, तो सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज पैरालाइटिक इलियस। ठीक है, पैरालाइटिक इलियस होता है हमेशा। बट यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको, यहाँ पूछा गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा। यस, इट इज एटेलेक्टासिस। क्या होता है एटेलेक्टासिस, कंप्लीट और पार्शियल कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स। ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना कि पेशेंट की इनएक्टिविटी रहेगी बिकॉज ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक जो पेशेंट है वो बेड रिडन रहेगा। ठीक है, सो एटेलेक्टासिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग सर्जरी, whereas पैरालिटिक इलियस इज द सेकंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी। लेकिन आपको देखो, एब्डोमिन के ही रिलेटेड पूछा जाता तो पहला पैरालिटिक इलियस होता। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा है आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा एटेलेक्टासिस। बहुत ज्यादा दिनों तक बेड रिडन होने की वजह से पेशेंट को एटेलेक्टासिस हो सकता है एज अ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient is coming in ICU from nephrology department. Okay, on duty nursing officer noticed that there is bleeding from the sheet site from right hand। ठीक है, एक पेशेंट नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से आया, जो ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर था उसने देखा कि उस जहां पे शीत डली हुई है वहां से उसको ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन ऑफ ऑन ड्यूटी ऑफिसर। पेशेंट आ रहा है, उसको शीट डली हुई है राइट हैंड में और राइट हैंड से उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगा। इमीडिएटली अप्लाई प्रेशर विद द स्टेराइल गॉज, इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, कॉल अ डायलिसिस रूम टू द डायलिसिस नर्स फॉर द हेल्प, इमीडिएटली चेक द ब्लड प्रेशर। यस, हियर हम लोग देखो चेक ब्लड प्रेशर चेक करेंगे क्या, नहीं, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, प्रायोरिटी क्या होगी ब्लड प्रेशर चेक करने की, नहीं, डायलिसिस वाले को बुलाएंगे, डायलिसिस वाला ही आके ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं क्या, नहीं, हम डायलिसिस वाले को भी बाद में बुलाएंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि पहले ब्लीडिंग को रोकना चाहेंगे। फर्स्ट वी विल अप्लाई प्रेशर विद द स्टेराइल गॉज। ठीक है, हमारा मेन प्रायोरिटी यहाँ पे होता है टू स्टॉप द ब्लीडिंग, हमको यहाँ पे ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए पहले देखना है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, MSAFP, व्हाट इज मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन इज रेज्ड इन विच कंडीशन। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे ये मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो रेज्ड होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में, ओम्फैलोसील में, गैस्ट्रोस्किसीज में, या फिर स्पाइना बाइफिदा ओकल्टा में। यस, वेयर इट इंक्रीजेस
ठीक है, देखो लो लेवल्स कहाँ होते हैं पहले वो देख लो, सो दैट आप एलिवेटेड लेवल्स पढ़ पाओगे। नंबर 1, ओबेसिटी। ओबेसिटी वाली फीमेल में ये अल्फा फीटोप्रोटीन कम दिखेंगे। ठीक है, डायबिटीज, ट्राइजोमीज, जितनी भी ट्राइजोमीज हैं उन सब में भी ये लो लेवल्स दिखेंगे। ठीक है, देन ओम्फैलोसील। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाता है हमारा फीटल डेथ, अगर पेशेंट की हो चुकी, फीटल की डेथ हो चुकी है तो। ओके, देन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जितने भी हैं उनमें भी यही होता है। ओके, एंड one more thing is that overestimated gestational age. These are the condition जहाँ पे सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल्स जो है वो कम होते हैं। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन इज रेज्ड इन विच कंडीशन। तो मुझे पता है कि जितने भी ट्राइजोमीज होते हैं उसमें ये कम होता है, तो ये आंसर होगा कि नहीं। ओम्फैलोसिल जितने भी गैस्ट्रो रिलेटेड कंडीशंस होती है, ठीक है, स्पेशली लाइक ओम्फैलोसील एंड ऑल हो गया, इनमें क्या है कभी भी ये कम होता है। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में भी ये कम होता है। गैस्ट्रोस्किसीज ही हमारी एक ऐसी कंडीशन बचती है जहां पे ये मेटर्नल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो रेज्ड होता है। ठीक है, देयर आर मेनी कंडीशंस जहां पे ये मेटर्नल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो रेज होता है। ठीक है, लाइक राइट डाउन सीरम, मेटर्नल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन रेज्ड इन। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट आता है गैस्ट्रोस्किसीज। ठीक है, नंबर 2 आता है लो मैटरनल वेट। देन मल्टी फीटल जेस्टेशन। अंडर एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशनल एज। ठीक है, देन कंजेनाइटल स्किन डिफेक्ट्स, कोरियो एंजियोमा ऑफ द प्लासेंटा। सो दीज आर सम कंडीशंस वेयर इट ऑलवेज इंक्रीजेस। तो बहुत सारी याद जिसमें रेज्ड होता है, ये से बेटर है कि हम वो याद कर ले जिसमें कम होता है, बिकॉज देर आर वेरी लेस कंडीशंस जहाँ पे ये अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल्स कम होते हैं, जबकि रेज तो ये ऑलमोस्ट सभी कंडीशन में मिलेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन साइन इज सीन इन विच डिजीज। यस, यूरिन साइन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन व्हाट इज यूरिन साइन। Urine sign is bruising of the palate, bruising of the palate in the region of greater palatine arteries. ठीक है, and usually कहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, अब देखो पैलेट की बात हो रही है, मतलब क्या है, हमारे ओरल कैविटी की बात हो रही है, तो क्या अपेंडिसाइटिस में यूरिन साइन मिलेगी? नहीं, यहाँ पे तो सोवास साइन मिलती है। फेशियल एंड मैक्सिलरी ट्रॉमा होने की वजह से हो सकता है, क्योंकि आर्टरीज को इंजुरी हो गई जिसके वजह से वहां पे ब्लीडिंग हो गई है, जिसकी वजह से यूरिन साइन दिख रहा है। एब्डोमिनल ट्रॉमा में दिखेगा या फिर चेस्ट ट्रॉमा में दिखेगा? यस, इट इज फेशियल एंड मैक्सिलरी ट्रॉमा, बिकॉज जो हमारा पैलेट रीजन है, ठीक है, वहां पे जो पैलेटाइन आर्टरीज है, ठीक है, उसका ब्रूजिंग दिखेगा, मतलब उस आर्टरीज को इंजुरी हुई, वहां पे आर्टरीज में से ब्लीडिंग हुई और वहां पे ब्रूजिंग फॉर्म हो गया, कहाँ पे? पैलेट में। तो ये कहाँ हो सकता है? फेशियल एंड मैक्सिलरी ट्रॉमा होने के वजह से यूरिन साइन। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, nurse evaluates that the drainage from a client's nasogastric
tube inserted for gastric decompression during emergency surgery, what would be normal if it? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? नर्स इवेलुएट कर रही है ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है, पेशेंट की एनजी ट्यूब से जो भी ड्रेनेज आ रहा है उसको वो नर्स इवेलुएट कर रही है। क्यों इंसर्ट किया था? फॉर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी सर्जरी, पेशेंट की इमरजेंसी सर्जरी की थी इसलिए गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए एनजीटी डाला था। नाउ व्हाट विल बी द नॉर्मल इफ इट, हम कब कहेंगे कि इस नेजोगैस्ट्रिक में से जो भी ड्रेनेज आ रहा है वो नॉर्मल है? व्हाट इंडिकेट, व्हाट फाइंडिंग्स, या फिर ऐसी कौन सी चीजों को नर्स इवेलुएट करेगी और कहेगी कि नहीं दिस फाइंडिंग इज नॉर्मल? एक पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला एज एन इमरजेंसी प्रोसीजर क्योंकि उसकी गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन हो रहा था। अब वो फीमेल, सॉरी, अब जो नर्सिंग ऑफिसर है उस पेशेंट के एनजी ट्यूब से जितना भी ड्रेनेज आ रहा है उसको इवेलुएट कर रही है। तो ऐसा कौन सा ड्रेनेज की फाइंडिंग ये बताएगी कि ये फीमेल में, सॉरी, जो भी ड्रेनेज आ रहा है दैट इज नॉर्मल? अगर आता है रिटर्न ब्राउन लिक्विड इन कलर, रिटर्न्स ग्रीनिश येलो इन कलर, हैज एन एल्कलॉइड हाइड्रोजन लेवल यानी कि पीएच, मेजर मतलब पीएच बढ़ा हुआ है, एल्कलाइन पीएच है, मेजर लेस देन 25 ml in volume. C. The correct answer will be returns greenish yellow in color. Why greenish yellow in color? Because we know normal color of gastric juice is greenish yellow. Gastric juice color normally is ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है। साथ में अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता अबाउट intestinal decomposition, then the color of the juice will be brown liquid color will be seen. See, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, इफ क्वेश्चन asked about intestinal decompression, देन कैसा आता कलर उस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में से? ब्राउन लिक्विड कलर। पेशेंट को ट्यूब क्यों डाला गया था? देखो मैं अगेन आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। एक पेशेंट है जिसको हमने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला। क्यों डाला था? क्योंकि पेशेंट का गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, जीआई के रिलेटेड प्रॉब्लम डाला था, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी सर्जरी। अब वो नर्स जो ड्रेनेज आ रहा है, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से, उसको इवेलुएट कर रही, तो ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो ये इंडिकेट करेगा कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है? दैट इज रिटर्न्स ग्रीनिश येलो इन कलर। क्यों ग्रीनिश येलो? बिकॉज वी नो कि गैस्ट्रिक जूस का नॉर्मली कलर कैसा होता है? ग्रीन। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला है दैट इज डन फॉर इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन, ठीक है, इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन के लिए हमने अगर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला रहता, तब अगर हमको नॉर्मल फाइंडिंग जाननी होती, तब हमारा आंसर क्या होता? ब्राउन लिक्विड कलर फ्रॉम द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। क्लियर नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with the diagnosis of Guillain-Barré syndrome, GBS, autoimmune disease है, ठीक है, scheduled to receive plasma pheresis treatment। GBS का पेशेंट है जिसको हम प्लाज्मा फेरेसिस की ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। A nurse explained to the client spouse that the purpose of plasma pheresis is to, एक फीमेल पेशेंट है जिसको हम गुलियन बैरो सिंड्रोम है, ठीक है, एंड अब उसको हम प्लाज्मा फेरेसिस की प्रोसीजर करने वाले हैं, ठीक है। एज अ नर्सिंग ऑफिसर वी आर एक्सप्लेनिंग टू द क्लाइंट स्पाउस कि प्लाज्मा फेरेसिस करने से उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्यों करते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस करने से वी कैन रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, restore the protein level in the blood, remove the circulating antibodies from the blood stream, या फिर both A and C, यानी कि remove excess fluid from the blood stream as well as remove circulating antibodies from the blood stream. Yes, क्यों करते हैं प्लाज्मा फेरेसिस? Yes, its correct answer is both A and C, ठीक है। हम रिमूव करते हैं एक्सेस फ्लूइड को फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एज वेल एज वी रिमूव सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। राइट डाउन अबाउट द प्लाज्मा फेरेसिस, a process in which liquid part of blood
plasma and antibodies is separated from the blood cells. ठीक है, from the blood cells. Typically the plasma is replaced with another solution such as saline or albumin, or the plasma is treated and then returned to your body. क्या करते हैं प्लाज्मा फेरेसिस में, आपका जो प्लाज्मा है उसको हम ब्लड से अलग करते हैं, ठीक है, उसको ठीक करते हैं और फिर से रीइंफ्यूज करते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, plasma is replaced with the another solutions like albumin, saline, ठीक है, and the plasma is treated and then returned to your body. इसको कहते हैं plasma pheresis. So plasma pheresis से क्या क्या हो जाएगा, एक तो you will remove excess fluid from the bloodstream as well as remove circulating antibodies from the bloodstream. Clear? Okay. Our last question. A client is scheduled for EEG, that is electroencephalogram. स्पेशली किसके लिए करते हैं, सीजर वाले पेशेंट, कन्वर्जन वाले पेशेंट के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है EEG. ठीक है. A nurse instruct the client to prepare for the test by. नर्स ने कहा, नर्स क्या ऐसा इंस्ट्रक्शन देगी जब उसको उस पेशेंट को EEG के लिए प्रिपेयर करना है. एक पेशेंट है जिसका EEG प्लान है, ठीक है, जो नर्स है वो इंस्ट्रक्ट कर रही है क्लाइंट को कि आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाइए. मतलब कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस देगी कि भाई अब आपका टेस्ट है तो आप ये सारी चीजें कर लीजिए. ठीक है. शी विल एडवाइज टू रिमूव ऑल हेयर पिंस. शी विल अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग 6 hours बिफोर द टेस्ट. मतलब पेशेंट को एनबीएम रखेगी, नील पर बाय माउथ. बीइंग प्रिपेयर्ड टू हैव सम ऑफ द स्काल्प शेव्ड. वो स्काल्प को शेव करने के लिए कहेगी. हैविंग ब्लड ड्रॉन फॉर अ ग्लूकोज लेवल 2 hours बिफोर टेस्ट. टेस्ट करने के पहले वो कहेगी कि आपका 2 hours पहले का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होगा. यस. सी, हमें ईईजी जब भी करना होता है ना, तो हमको पहली बात तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मैटर नहीं करता. ठीक है. बीइंग प्रिपेयर टू हैव सम ऑफ द स्काल्प शेप, नहीं, हम डायरेक्टली हेयर्स पे लगा सकते हैं, नो इश्यूज, स्काल्प शेप करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. एंड एनवीएम की भी जरूरत नहीं होती. बट यस, वी हैव टू रिमूव ऑल हेयर पिंस. ठीक है. बिकॉज हम इलेक्ट्रिक करंट से उसको चेक करते हैं. ठीक है. वो मशीन से अटैच्ड होती है तो हमको हेयर पिंस को रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ बिफोर टेकिंग ईईजी, बिफोर टेकिंग EEG, last night should wash the hair. ठीक है. लास्ट नाइट हेयर्स को वॉश करना है. ठीक है. एंड देन डोंट यूज एनी ऑयल और स्प्रे. ठीक है. डोंट यूज एनी ऑयल ऑन हेयर. ठीक है. रिमूव ऑल हेयर बैंड्स एंड पिंस. कुछ भी हमको हेयर्स में रखना नहीं है. ठीक है. कोई भी जरूरत नहीं है कि एनपीओ रखना है 6 hours 8 hours, नथिंग टू बी नीडेड. ओके. ईईजी के लिए मेन है कि हेयर वॉश होना चाहिए, कोई ऑयल नहीं अप्लाई करना है और कोई भी हेयर बैंड्स या पिंस हमको उस पेशेंट के ऊपर नहीं रखनी है. ठीक है. सो थैंक यू. आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. Nowadays I'm also getting sick, that's why it's getting delay, but definitely this PYQ series will be till last, and I really need suggestions from you if you all want to me to add anything for you. Okay. And PYQ series के साथ अगर anything you want to add from my side, you are free to tell me. Okay. So thank you. जुड़े रहिए लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के साथ.